नमस्कार। सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर में जो काफी विवादास्पद रहा है और महत्वपूर्ण भी, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल। जी हाँ, बिल्कुल। ये वो समय है लगभग 4वीं से 14वीं शताब्दी के बीच का, जिसको लेकर इतिहासकारों में काफी मतभेद रहे हैं। और आज हमारे सामने है यूनिट 13 का स्टडी मटेरियल, जिसका शीर्षक है शहरी पतन की समस्या, कृषि विस्तार, भूमि अनुदान और मध्यस्थों का विकास। सही। ये यूनिट सीधे तौर पर उस बहस के दिल में उतरती है जिसे भारतीय सामंतवाद या इंडियन फ्यूडलिज्म की बहस कहा जाता है। हाँ, और ये शहरी पतन यानी अर्बन डिके का मुद्दा इससे कैसे जुड़ा है, ये समझना बहुत जरूरी है। श्रोताओं को इस चर्चा से क्या मिलेगा? देखिए, इस चर्चा से प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत की सामाजिक आर्थिक संरचना, राज्य कैसे बन रहे थे, कैसे बदल रहे थे, और सबसे जरूरी इतिहासकारों के बीच जो लंबी बहसें चली, उनकी एक गहरी समझ विकसित होगी। हमारा मकसद किसी एक नतीजे पर पहुंचना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये बहसें हुई क्यों, अलग अलग दृष्टिकोण क्या थे। बिल्कुल। हम यूनिट 13 के हिसाब से चलेंगे। शहरी पतन की बहस का संदर्भ देखेंगे, फिर सामंतवाद का सवाल और भूमि अनुदान व मध्यस्थों से उसका कनेक्शन, और फिर वैकल्पिक अवधारणाएं क्या हैं। तो मुख्य रूप से दो खेमे नजर आते हैं इस दौर को लेकर, एक जो शहरी पतन और सामंतवाद पर जोर देता है, और दूसरा जो इसे अलग तरह से देखता है। हम दोनों पर बात करेंगे। भूमि अनुदान अर्थव्यवस्था और सामंती सामाजिक संरचना, इन तर्कों की गहराई में जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 13.1 शहरी पतन या अर्बन डिके से। ये बहस शुरू कहां से हुई? इसकी जड़ें भारतीय मार्क्सवादी इतिहासकारों के काम में है। बीएन दत्ता ने कुछ शुरुआती विचार रखे, लेकिन डीडी कोसाम्बी का काम ज्यादा महत्वपूर्ण था। कोसाम्बी? हाँ, उनका नाम तो आता है। उन्होंने सामंतवाद के दो चरणों की बात की थी शायद। जी हाँ, ऊपर से सामंतवाद फ्यूडलिज्म फ्रॉम अबव, और नीचे से सामंतवाद फ्यूडलिज्म फ्रॉम बिलो। ऊपर से सामंतवाद में राजा या केंद्रीय सत्ता खुद अपने अधीन छोटे शासक या सामंत बनाती है, उन्हें जमीनें देती है। अच्छा, केंद्र से शुरू होता है। हाँ, और नीचे से सामंतवाद में स्थानीय स्तर पर ही कुछ लोग या समूह शक्तिशाली होकर उभरते हैं और धीरे धीरे जमींदार या सामंत जैसी स्थिति हासिल कर लेते हैं। राज्य को उन्हें मान्यता देनी पड़ती है। ये महत्वपूर्ण अंतर है। लेकिन इस बहस को असल में स्थापित किसने किया? वो थे प्रोफेसर आर.एस. शर्मा, राम शरण शर्मा। उनकी किताब इंडियन फ्यूडलिज्म मील का पत्थर मानी जाती है। हाँ, ये नाम तो लगभग हर यूपीएससी एस्पिरेंट ने सुना होगा। तो शर्मा का मुख्य तर्क क्या था? विस्तार से बताइए। शर्मा ने कोसाम्बी के विचारों को और व्यवस्थित किया। उन्होंने कहा कि गुप्त काल के बाद, खासकर 6वीं शताब्दी के बाद, भारत के बाहरी व्यापार में भारी गिरावट आई, रोमन साम्राज्य के पतन वगैरह से। तो बाहरी व्यापार कम हुआ, इसका असर ये हुआ कि मुद्रा अर्थव्यवस्था सिक्कों का चलन बहुत कम हो गया। इसे विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन कह सकते हैं। उस संदर्भ में शहरों का आधार व्यापार था, व्यापार कम हुआ, सिक्के कम हुए, तो शहर उजड़ने लगे, यानी शहरी पतन। बिल्कुल। और इससे अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर या यूं कहें कि बंद होती गई। गांव अपनी जरूरतें खुद पूरी करने लगे, शहर और गांव का जो लेन देन था वो कमजोर पड़ गया। लेकिन इस शुरुआती तर्क की आलोचना भी हुई। हाँ, आलोचना ये हुई कि ये मॉडल बाहरी कारकों जैसे विदेशी व्यापार पर बहुत ज्यादा निर्भर था। सवाल उठा कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बाहरी व्यापार पर ही टिकी थी? सही सवाल है। तो क्या शर्मा ने अपने मॉडल को सुधारा? जी, बाद के लेखन में उन्होंने और आंतरिक कारकों पर जोर दिया। उन्होंने एक संशोधित और ज्यादा विस्तृत मॉडल पेश किया, जिसके 3 मुख्य स्तंभ थे। 3 स्तंभ, वो क्या थे? पहला, विकेंद्रीकृत राज्य संरचना। शर्मा ने दिखाया कि मौर्योत्तर काल के बाद, खासकर 4वीं-5वीं शताब्दी से राज्य संरचना में बदलाव आ रहा था। कैसे बदलाव? हमें अभिलेखों में सामंत, महासामंत, राजपुरुष जैसे पदनाम मिलते हैं। ये पद सिर्फ उपाधियां नहीं थीं, बल्कि एक पदानुक्रम, हिरार्की और सत्ता के विकेंद्रीकरण की ओर इशारा करते थे। राजा अकेला शासक नहीं था, उसके नीचे कई स्तर के छोटे शासक या अधिकारी थे जिनके पास अपनी शक्ति थी। सामंत, महासामंत, ये क्या होते थे? सामंत मतलब पड़ोसी या अधीन शासक। महासामंत मतलब बड़ा सामंत, जिसके अधीन और भी सामंत हो सकते थे। राजपुरुष मतलब राजा के अधिकारी।
ये सब दिखाते हैं कि सत्ता बटी ही थी, एक केंद्र में केंद्रित नहीं थी। ठीक है, ये हुआ पहला स्तंभ, विकेंद्रीकृत राज्य। दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ था भूमि अनुदान अर्थव्यवस्था और मध्यस्थों का उदय। भूमि अनुदान अर्थव्यवस्था, लैंड ग्रांट इकोनॉमी, ये क्या है और इसे भारतीय सामंतवाद की पहचान क्यों माना गया? देखिए, इस दौर में राजाओं ने बड़े पैमाने पर जमीनें दान में देना शुरू किया। शुरू में ये दान ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थानों जैसे मंदिरों, मठों को दिए जाते थे, पुण्य कमाने के लिए या उन्हें बसाने के लिए। इन्हें ब्रह्मदेय या अग्रहार अनुदान कहते थे। अच्छा, मतलब धार्मिक दान। हाँ, लेकिन धीरे धीरे ये अनुदान सैनिक अधिकारियों, प्रशासकों और अन्य राजपुरुषों को भी दिए जाने लगे, उनकी सेवाओं के बदले, नकद वेतन की जगह। और इन अनुदानों की खास बात क्या थी? खास बात ये थी कि इन अनुदानों में अक्सर सिर्फ जमीन का मालिकाना हक ही नहीं दिया जाता था, बल्कि उस जमीन पर रहने वाले किसानों और कारीगरों से राजस्व वसूलने का अधिकार और कई बार तो न्याय करने और व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार भी सौंप दिया जाता था। ओहो, मतलब राजा का अपनी प्रजा पर सीधा नियंत्रण कम हो गया। बिल्कुल, जहां जहां ये अनुदान दिए गए, वहां राजा और प्रजा के बीच एक नया वर्ग खड़ा हो गया, भूमि अनुदान पाने वाला। ये बन गए भूमध्यस्थ, यानी लैंडेड इंटरमीडियरीज। और इससे कृषि संबंधों पर क्या असर पड़ा? जाहिर है, गहरा असर पड़ा। किसान अब सीधे राजा के प्रति जवाबदेह नहीं रहा, बल्कि उस मध्यस्थ के अधीन आ गया। मध्यस्थ अपने हिसाब से लगान वसूलते थे, जो अक्सर बहुत ज्यादा होता था। किसानों की स्थिति बिगड़ी। ये भूमध्यस्थ वर्ग, ये कौन लोग थे? क्या मौर्य काल में ऐसे लोग नहीं थे? शर्मा और उनके समर्थक मानते हैं कि मौर्य काल में राज्य का नियंत्रण ज्यादा सीधा था, जमीन पर राज्य का अधिकार था और ऐसे शक्तिशाली मध्यस्थ वर्ग का अभाव था। ये वर्ग इसी भूमि अनुदान व्यवस्था की देन था, जो पहले नहीं था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण और मध्यस्थों का उदय एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सही, ये था दूसरा स्तंभ। अब तीसरा स्तंभ क्या था? तीसरा स्तंभ वही पहले वाला तर्क था, लेकिन और पुख्ता सबूतों के साथ। विमुद्रीकरण और व्यापार में गिरावट। मतलब सिक्कों की कमी वाली बात। हाँ, शर्मा और अन्य इतिहासकारों ने दिखाया कि गुप्तोत्तर काल यानी लगभग 600 ईस्वी से 1000 या 1200 ईस्वी तक हमें सिक्कों की संख्या में भारी कमी देखने को मिलती है। खासकर सोने के सिक्के तो लगभग गायब ही हो गए थे। चांदी और तांबे के भी कम मिलते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं? हाँ, कई पुरातात्विक खुदाइयों में इस दौर की परतों में सिक्के कम मिले हैं। साहित्यिक स्रोतों में भी व्यापार की वो गहमा-गहमी नहीं दिखती जो पहले थी। और इसे व्यापार में गिरावट और शहरीकरण के पतन का संकेतक माना गया। जी, तर्क ये था कि अगर व्यापार कम होगा तो सिक्कों की जरूरत भी कम होगी, और अगर सिक्के कम हैं तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था मुद्रा आधारित नहीं रही, वस्तु विनिमय या स्थानीय आदान प्रदान पर ज्यादा निर्भर हो गई। और ऐसी अर्थव्यवस्था शहरों को सपोर्ट नहीं कर सकती। लेकिन क्या सभी इतिहासकार इस बात से सहमत थे सिक्कों की कमी को लेकर? नहीं, इस पर भी बहस हुई, जिस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन शर्मा के मॉडल में ये एक मजबूत कड़ी थी। व्यापार गिरा, सिक्के कम हुए, शहर उजड़े, अर्थव्यवस्था ग्रामीण हुई, और इस शून्य को भरने के लिए भूमि अनुदान और सामंती व्यवस्था आई। ठीक है, तो ये आर.एस. शर्मा का संशोधित मॉडल था। विकेंद्रीकृत राज्य, भूमि अनुदान से उपजे मध्यस्थ और व्यापार सिक्कों में गिरावट से शहरी पतन। अब आते हैं सेक्शन 13.2 पर, भारतीय सामंतवाद। हाँ, अब इस शब्द सामंतवाद पर ही बहुत बहस है। कई लोग कहते हैं कि यूरोप का मॉडल यहाँ लागू ही नहीं होता। तो क्या शब्द से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ और है? बिल्कुल, शब्द से ज्यादा जरूरी है उस दौर के राजनीतिक और संपत्ति संबंधों को समझना। डैनियल थॉर्नर जैसे विद्वान तो निराश थे कि भारत में सामंतवाद जैसा कुछ खोजने की कोशिश हो रही है, पर उसी साल डी.डी. कोसाम्बी के लेख आए। कोसाम्बी की ऊपर से और नीचे से वाली बात? हाँ, उसे शर्मा ने और विकसित किया अपनी किताब इंडियन फ्यूडलिज्म में। उन्होंने भारतीय सामंतवाद की कुछ मुख्य विशेषताएं गिनाई। क्या थीं वो मुख्य विशेषताएं? विस्तार से समझते हैं। पहली, वही राजनीतिक सत्ता का अत्यधिक विकेंद्रीकरण और एक पदानुक्रमित राज्य संरचना। राजा के नीचे सामंत, महासामंत, फिर महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर, ये कौन थे? ये बड़े क्षेत्रीय शासक होते थे, अक्सर राजा के अधीन, लेकिन अपने क्षेत्र मंडल में काफी शक्तिशाली। ये पूरी संरचना एक पिरामिड जैसी थी, जिसमें सत्ता ऊपर से नीचे बटी हुई थी। ठीक,
दूसरी विशेषता? भूमध्यस्थों का उदय। ये विकेंद्रीकरण का ही नतीजा था। राज्य कमजोर हुआ तो स्थानीय स्तर पर ये मध्यस्थ ताकतवर हो गए। इन्होंने कृषि संरचना और उत्पादन संबंधों को बदल दिया। ये सीधे तौर पर भूमि अनुदान अर्थव्यवस्था से जुड़ा था। कैसे? मतलब ये पूरी प्रक्रिया कैसी चली होगी? सोचिए, राजा ने किसी ब्राह्मण या अधिकारी को गांव दान में दिया। अब उस गांव के किसान राजा को नहीं, उस ब्राह्मण या अधिकारी को लगान देंगे। वो मध्यस्थ बन गया। फिर हो सकता है उस मध्यस्थ ने भी अपने नीचे किसी और को कुछ अधिकार दे दिए हों। इस तरह एक पूरी चेन बन गई। और तीसरी विशेषता? अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण। शहरी मौद्रिक अर्थव्यवस्था का पतन हुआ और गांव आत्मनिर्भर या सेल्फ सफिशिएंट बन गए। व्यापार कम, शहर कमजोर। इसलिए शहरी पतन को सामंती प्रक्रिया का एक मार्कर या संकेतक माना गया। और चौथी, शायद सबसे अहम, किसानों की स्थिति? हाँ, शर्मा के अनुसार किसानों की स्थिति बहुत खराब हो गई। वो लगभग अर्धदास, सर्फ जैसे बन गए। उनकी गतिहीनता, मतलब वो आसानी से गांव छोड़कर नहीं जा सकते थे। क्यों नहीं जा सकते थे? क्योंकि उन्हें जमीन के साथ ही अनुदान में दे दिया जाता था। मध्यस्थ उन्हें जाने नहीं देते थे। फिर उनसे बेगार ली जाती थी, बिना मजदूरी के काम करवाना। और राजस्व की दरें बहुत ज्यादा थी, एक्सॉर्बिटेंटली हाई रेट्स ऑफ रेवेन्यू। ये तो वाकई गंभीर स्थिति लगती है। जी, शर्मा ने इन सब लक्षणों को मिलाकर भारतीय सामंतवाद का एक मुकम्मल ढांचा पेश किया। उन्होंने इसे कलियुग संकट से भी जोड़ा था। ये क्या सिद्धांत है? हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प व्याख्या है। शर्मा ने पुराणों और महाकाव्यों में वर्णित कलियुग का हवाला दिया। माना जाता है कि 3री-4थी शताब्दी ईस्वी में एक गहरा सामाजिक संकट आया था। कलियुग मतलब बुरा समय? हाँ, लेकिन इसका सामाजिक आर्थिक संदर्भ क्या था? शर्मा ने वर्ण संकर की अवधारणा पर जोर दिया। वर्ण संकर, इसका क्या मतलब है? शाब्दिक अर्थ है वर्णों का मिश्रण, लेकिन सामाजिक संदर्भ में इसका मतलब था कि पारंपरिक वर्ण व्यवस्था टूट रही थी। खासकर वैश्य, व्यापारी किसान और शूद्र, सेवक कारीगर अपने तय काम करने और कर चुकाने से इनकार कर रहे थे। अच्छा, तो इससे क्या हुआ? इससे समाज और राज्य व्यवस्था खतरे में पड़ गई। उत्पादन रुक गया, राजा को राजस्व मिलना बंद हो गया, अराजकता फैल गई। पुराणों में इसी को कलयुग कहा गया। तो शासकों ने क्या किया इस संकट से निपटने के लिए? शर्मा का तर्क है कि इसी संकट से निपटने के लिए शासकों ने एक नया तरीका निकाला, अधिशेष निकालने का, सरप्लस एक्सट्रैक्शन। उन्होंने सीधे किसानों से कर वसूलने के बजाय पुरोहितों, सैन्य प्रमुखों, प्रशासकों आदि को भूमि अनुदान देना शुरू कर दिया और उन्हें ही राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया, ताकि वो लोग व्यवस्था बनाए रखें और उत्पादन सुनिश्चित करें। हाँ, और जो निचले वर्ग काम करने से मना कर रहे थे उन पर दमन किया गया। राजा और अधिकारी उत्पीड़क बन गए। गुप्त वंश का उदय, क्या वो इसी प्रतिक्रिया का हिस्सा था? कुछ हद तक। और ब्राह्मणों ने गुप्त शासकों का समर्थन किया, उन्हें वैधता दी, क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित करने का वादा कर रहे थे। उन्हें वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया। तो ये कली युग से सामंतवाद में संक्रमण कैसे हुआ? राज शासन मतलब शाही आदेशों ने कैसे मदद की? इन राज शासनों या भूमि अनुदान के आदेशों ने ही किसान का जमीन पर अधिकार कमजोर किया। वो अपनी जमीन का मालिक होने के बजाय जमींदार का किराएदार या आसामी बनता गया, जो किसानों की शोषण पर आधारित थी। ये कली युग वाली व्याख्या तो काफी क्रांतिकारी लगती है। हाँ, इसने सामंतवाद की उत्पत्ति को एक सामाजिक संकट के परिणाम के रूप में देखा। अब वापस आते हैं मुद्रीकरण और सामंतवाद के संबंध पर। सिक्कों की कमी वाली बात पर कुछ और तर्क। हाँ, ये तर्क दिया गया कि लगभग 600 से 1200 ईस्वी के बीच धातु मुद्रा की भारी कमी थी और इसे सीधे तौर पर व्यापार और शहरीकरण में गिरावट से जोड़ा गया। लेकिन इस पर चुनौती भी आई। जॉन एस डेल का नाम आता है। बिल्कुल, जॉन एस डेल ने बाद में सिक्कों के आंकड़ों का ही इस्तेमाल करके ये दिखाने की कोशिश की कि सिक्कों की कमी उतनी नहीं थी जितना माना जा रहा था। उन्होंने कहा कि हमें अलग-अलग जगहों से काफी संख्या में सिक्के मिले हैं। हो सकता है उनका वितरण या प्रकार बदल गया हो, लेकिन वो पूरी तरह गायब नहीं हुए थे। अच्छा, तो ये एक बड़ा प्रतिवाद था। हाँ, फिर आंद्रे विंक का भी एक अलग दृष्टिकोण था। उनका क्या कहना था? विंक ने माना कि हाँ, स्थानीय या स्वदेशी सिक्कों की कमी शायद हुई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अर्थव्यवस्था ठप हो गई। उन्होंने तर्क दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था उस समय एक बड़े विश्वव्यापी विनिमय सर्किट का हिस्सा थी, जिसमें अरब दुनिया और दक्षिण पूर्व एशिया शामिल थे।
व्यापार चल रहा था, शायद अलग तरीकों से या अलग मुद्राओं में। लेकिन विंक के तर्क की भी आलोचना हुई होगी। जी, आलोचना ये हुई कि वो बाहरी व्यापार पर फिर से ज्यादा जोर दे रहे थे और स्थानीय अर्थव्यवस्था की जटिलताओं को शायद नजरअंदाज कर रहे थे। तो ये सिक्कों वाला मामला भी काफी उलझा हुआ है। बिल्कुल, कोई आसान जवाब नहीं है। अब बात करते हैं सामाजिक असमानता और विरोध की। अगर किसानों का इतना शोषण हो रहा था तो क्या उन्होंने विरोध नहीं किया? बंटवारे में बहुत ज्यादा असमानता थी। कहाँ-कहाँ हुए ऐसे विरोध? 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे इलाकों से जमींदारों, खासकर ब्राह्मण अनुदान पाने वालों और किसानों के बीच हिंसक संघर्ष के उदाहरण मिलते हैं। जनजातीय किसानों ने भी विद्रोह किया। हाँ, कई जगहों पर जहां कृषि का विस्तार हो रहा था और जनजातीय समूहों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जा रहा था या उन्हें किसान बनाया जा रहा था, वहां भी विद्रोह हुए। बंगाल का कैवर्त विद्रोह काफी मशहूर है। जी हाँ, 11वीं सदी में हुआ केवर्थ विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण है। केवर्थ मछुआरे और नाविक थे जिन्हें शायद किसान बनने पर मजबूर किया जा रहा था। और ये विद्रोह किसके खिलाफ था? ये पाल शासकों और उनके लाभार्थी जमींदारों के शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह था। कहते हैं ये इतना जबरदस्त था कि इसने कुछ समय के लिए पाल शासन को उखाड़ फेंका था। काफी सामाजिक तनाव था। इस असमानता और पदानुक्रम का उस समय के समाज, संस्कृति और धर्म पर क्या असर पड़ा? इसका गहरा असर पड़ा। ये पदानुक्रम और असमानता लोगों की सोच का हिस्सा बन गई। जैसे कि हमें इसी दौर में तंत्र और भक्ति आंदोलनों का उभार दिखता है। तंत्र और भक्ति, उन्हें तो अक्सर निम्न वर्गों के उत्थान या सामाजिक समानता से जोड़ा जाता है। हाँ, एक स्तर पर उन्होंने आवाज दी, खासकर पारंपरिक वैदिक कर्मकांडों के खिलाफ। उन्होंने कहा कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए जाति या कुल जरूरी नहीं, भक्ति जरूरी है। इससे कुछ हद तक निम्न वर्गों को संबल मिला। लेकिन इसमें कोई पेंच है। पेंच ये है कि कई इतिहासकार मानते हैं कि तंत्र और भक्ति ने अनजाने में ही सही सामंती व्यवस्था को मजबूत भी किया। वो कैसे? देखिए, भक्ति में गुरु या भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, सेवा भाव, भाग्य को स्वीकार करना, कृपा प्राप्ति की इच्छा, ये सब मूल्य कहीं ना कहीं उस सामंती पदानुक्रम से मेल खाते थे जहां प्रजा को अपने स्वामी के प्रति निष्ठावान रहना होता था। एक समतावादी लोकाचार, इगैलिटेरियन ईथोस का अभाव दिखता है। ये एक अलग नजरिया है। मतलब ये धाराएं व्यवस्था को चुनौती देने के साथ साथ उसे बनाए रखने में भी मदद कर सकती थीं। हाँ, ये एक जटिल रिश्ता था। साथ ही भाषा का इस्तेमाल भी सामाजिक दूरी बनाने के लिए किया गया। भाषा का इस्तेमाल कैसे? जैसे अभिलेखों और साहित्य में बड़े सामंतों या राजाओं को संबोधित करने के लिए बहुत आदर सूचक और अलग-अलग तरीके इस्तेमाल होते थे जो समाज में ऊंच नीच को दर्शाते थे। अच्छा, ये सब तो सामंतवाद के मॉडल के पक्ष में तर्क हुए। अब आते हैं सेक्शन 13.3 पर, सामंतवाद पर बहस। जाहिर है इस मॉडल को चुनौती मिली होगी। जबरदस्त चुनौती मिली और सबसे तीखी चुनौती आई 1989 में इतिहासकार हरबंस मुखिया की तरफ से। हरबंस मुखिया, हाँ, उनका नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है इस बहस में। उनका मुख्य तर्क क्या था? मुखिया ने कहा कि भारत में सामंतवाद था ही नहीं, कम से कम यूरोपीय सामंतवाद जैसा तो बिल्कुल नहीं। उनका सबसे बड़ा तर्क था स्वतंत्र किसान, फ्री पेजेंट्री। स्वतंत्र किसान मतलब? उनका कहना था कि भारतीय किसान यूरोप के सर्फ की तरह जमीन से बंधा हुआ दास नहीं था। वो ज्यादातर अपनी जमीन पर खुद खेती करता था, उसके पास उत्पादन के साधन हल बैल होते थे और वो सैद्धांतिक रूप से कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र था, भले ही व्यवहार में मुश्किलें हों। जबकि यूरोपीय सर्फ जमीन के साथ बिकता था। ये तो शर्मा के मॉडल से बिल्कुल उल्टा तर्क है। बिल्कुल। मुखिया ने यह भी कहा कि शर्मा और अन्य लोग यूरोपीय इतिहास के मॉडल को भारत पर थोप रहे हैं, जो सही नहीं है। हर समाज का अपना विकास होता है। तो शर्मा ने इसका जवाब दिया होगा। हाँ, आर.एस. शर्मा ने मुखिया के तर्कों का खंडन किया। उन्होंने वर्ग, क्लास की परिभाषा पर जोर दिया। कहा कि सिर्फ कानूनी स्वतंत्रता देख लेना काफी नहीं है। असल मुद्दा यह है कि अधिशेष सरप्लस का बंटवारा कैसे हो रहा है। मतलब? शर्मा ने कहा कि भले ही किसान कानूनी रूप से स्वतंत्र दिखता हो, लेकिन अगर उससे उपज का बड़ा हिस्सा जबरदस्ती ले लिया जाता है, उसे बेगार करनी पड़ती है, तो वो शोषित है और एक अधीन वर्ग का हिस्सा है। उन्होंने मुखिया पर आरोप लगाया कि वो सामाजिक गतिशीलता की संभावनाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो ये बहस वर्ग की परिभाषा और शोषण के तरीके पर केंद्रित हो गई। जी, और भी आलोचनाएं हुई सामंतवाद मॉडल की। जैसे कि एक सवाल ये उठा कि क्या राज्य ने जानबूझकर अपनी शक्ति का विघटन किया भूमि अनुदान देकर? क्या राज्य इतना निष्क्रिय या अदूरदर्शी था?
मतलब राज्य को प्राइम मूवर या मुख्य कर्ता मानने पर सवाल उठे। और कालक्रम की समस्या। हाँ, ये भी एक मुद्दा था। भारत इतना विशाल और विविध है, क्या पूरे देश में एक ही समय पर एक ही तरीके से सामंतवाद में संक्रमण हुआ? ऐसा मानना मुश्किल लगता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गति और तरीके रहे होंगे। और एक बहुत बुनियादी सवाल उठाया गया मौर्यकालीन राज्य की प्रकृति को लेकर। सही। भारतीय सामंतवाद का पूरा मॉडल इस धारणा पर टिका था कि मौर्य साम्राज्य एक बहुत ही केंद्रीकृत नौकरशाही वाला राज्य था और उसके टूटने से ही विकेंद्रीकरण और सामंतवाद आया। लेकिन क्या मौर्य साम्राज्य वाकई इतना केंद्रीकृत था? अब नई रिसर्च ये बताती है कि शायद नहीं। मौर्य साम्राज्य को अब एक अत्यधिक केंद्रीकृत साम्राज्य के बजाय एक असमान विकास वाली प्रणाली के रूप में देखा जाता है। असमान विकास मतलब साम्राज्य के सभी हिस्सों पर एक जैसा नियंत्रण नहीं था। कोर क्षेत्रों जैसे मगध पर शायद मजबूत नियंत्रण था, लेकिन दूर दराज के इलाकों पर नियंत्रण ढीला था और मुख्य उद्देश्य शायद वहां के संसाधनों पर कब्जा करना था। ये एक एकरूप संरचना नहीं थी। तो मौर्योत्तर काल को कैसे देखा जाए? शुंग, शक, सातवाहन। उन्हें मौर्यों के उत्तराधिकारी मानने के बजाय ये देखना चाहिए कि ये स्वतंत्र राजनीतिक शक्तियां थीं जो शायद मौर्यों के समय भी विकसित हो रही थीं और मौर्यों के पतन के बाद खुलकर सामने आ गईं। ये अराजकता नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया थी। इसमें व्यापार की क्या भूमिका थी? मौर्योत्तर काल में पश्चिमी दुनिया, रोमन साम्राज्य और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जोरदार व्यापार चल रहा था। उत्तर पश्चिम, गंगा के मैदान, पश्चिमी दक्कन, महानदी घाटी, सुदूर दक्षिण, इन सब इलाकों में अपनी अपनी राजनीतिक प्रक्रियाएं चल रही थीं। महापाषाण संस्कृति और रोमन व्यापार पर भी नई जानकारियां मिली हैं। तो अगर मौर्य साम्राज्य उतना केंद्रीकृत नहीं था और मौर्योत्तर काल विघटन का नहीं बल्कि नई शक्तियों के उभरने का काल था, तो सामंतवाद की उत्पत्ति वाली कहानी कमजोर पड़ जाती है। हाँ, काफी हद तक। कम से कम उस रूप में जिस रूप में शर्मा ने उसे मौर्यों के पतन से जोड़ा था। सामंतवाद के अलावा और कौन से सिद्धांत थे इस दौर को समझने के लिए? एशियाई उत्पादन पद्धति। हाँ, कार्ल मार्क्स की एशियाई उत्पादन पद्धति, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की अवधारणा भी थी, जिसमें गांव आत्मनिर्भर होते हैं, जमीन पर समुदाय का स्वामित्व होता है और राज्य ऊपर से सिंचाई व्यवस्था वगैरह देखता है और अधिशेष लेता है। लेकिन ये मॉडल भी बहुत विवादित रहा और भारतीय संदर्भ में पूरी तरह फिट नहीं बैठता। राष्ट्रवादी इतिहासकारों का क्या नजरिया था? राष्ट्रवादी इतिहासकार अक्सर इस दौर को गौरवशाली साम्राज्यों के विघटन और विदेशी आक्रमणों के नजरिए से देखते थे, या फिर छोटे छोटे राज्यों के आपसी संघर्ष के रूप में। वो सामंतवाद जैसे नकारात्मक लेबल से बचते थे। ठीक है, अब आते हैं एक और बहुत चर्चित मॉडल पर, बर्टनस्टीन का खंडीय राज्य मॉडल। हाँ, बर्टनस्टीन ने दक्षिण भारत, खासकर चोल साम्राज्य के अध्ययन के आधार पर यह मॉडल पेश किया। यह सामंतवाद से काफी अलग है। खंडीय राज्य, ये क्या होता है? स्टीन ने मानव शास्त्र से ये अवधारणा ली थी। हाँ। इसमें राज्य की संप्रभुता दोहरी होती है। एक वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण, जिसे स्टीन ने क्षत्र कहा, और दूसरा कर्मकांडीय आधिपत्य, रिचुअल हेजिमोनी या राजधर्म। दोहरी संप्रभुता मतलब ये कि राज्य में कई केंद्र होते हैं। एक मुख्य केंद्र होता है जहां राजा बैठता है और वो कर्मकांडीय रूप से सर्वोच्च माना जाता है। पूजा पाठ, धर्म, कर्म में उसका स्थान सबसे ऊंचा होता है। लेकिन वास्तविक राजनीतिक सत्ता, यानी सेना रखना, कर वसूलना, न्याय करना, ये अधिकार उस मुख्य केंद्र के साथ साथ अन्य खंडों या क्षेत्रों के स्थानीय प्रमुखों के पास भी होता है। वो अपने अपने खंड में लगभग स्वतंत्र होते हैं। तो सत्ता बटी हुई है, पर सामंतवाद की तरह ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि कई बराबर के खंडों में। हाँ, एक तरह से स्टीन ने कहा कि नौकरशाही सिर्फ केंद्र में नहीं होती, बल्कि हर खंड की अपनी व्यवस्था होती है। ये पूरा ढांचा पिरामिड जैसा होता है, जिसमें कई छोटे राज्य और छोटे राजा होते हैं जो मुख्य राजा की कर्मकांडीय सत्ता तो मानते हैं, पर राजनीतिक रूप से स्वायत्त होते हैं। स्टीन ने इसे कहाँ लागू किया? उन्होंने इसे मुख्य रूप से चोल साम्राज्य और बाद में विजयनगर साम्राज्य पर लागू करके दिखाया। इस मॉडल का महत्व क्या है और इसकी आलोचना क्या हुई? इसका महत्व ये है कि इसने दक्षिण भारतीय इतिहास को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया, खासकर के.एन. शास्त्री के केंद्रीकृत चोल साम्राज्य वाले मॉडल के बाद। ये पारंपरिक सिद्धांतों के खिलाफ एक शक्तिशाली विखंडन उपकरण यानी डीकंस्ट्रक्टिव टूल साबित हुआ। लेकिन इसकी सीमाएं भी होंगी। आलोचना ये हुई कि ये मॉडल राज्य निर्माण के सभी पहलुओं पर नहीं समझा पाता। ये शायद स्थिरता पे ज्यादा जोर देता है और बदलाव की प्रक्रियाओं को कम। और कई इतिहासकारों, चाहे वो सामंतवाद स्कूल के हों या आगे आने वाले एकीकृत राजनीति स्कूल के,
उन्होंने इस मानवशास्त्री मॉडल को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो सामंतवाद पर सवाल उठे, खंडीय राज्य आया, उसकी भी सीमाएं थीं। फिर कौन सा मॉडल आया? फिर आया एकीकृत राजनीति या प्रक्रियात्मक मॉडल। प्रोसेसुअल मॉडल। यह हाल के दशकों में ज्यादा प्रभावशाली हुआ है। एकीकृत राजनीति, ये क्या कहता है? ये मॉडल राज्य निर्माण को किसी बने बनाए सिद्धांत जैसे सामंतवाद या खंडीय राज्य के रूप में देखने के बजाय एक प्रक्रिया, प्रोसेस के रूप में देखता है। प्रक्रिया? कैसी प्रक्रिया? ये मानता है कि प्रारंभिक मध्ययुगीन काल विघटन का नहीं बल्कि एकीकरण का दौर था। छोटी छोटी इकाइयां जैसे जनजातीय समूह या स्थानीय सरदारों के इलाके धीरे धीरे बड़ी राज्य संरचनाओं में एकीकृत हो रहे थे। पूर्व राज्य, प्री स्टेट से राज्य व्यवस्था की ओर संक्रमण हो रहा था। ये एकीकरण कैसे हो रहा था? क्या तरीके थे? कई तरीके थे। एक, कृषि का विस्तार, जनजातीय समूहों को किसान बनाया जा रहा था, पीजेंटाइजेशन, जिससे कृषि समाज का आधार बढ़ रहा था। 2, व्यापार मार्गों का विकास हो रहा था। 3, जाति व्यवस्था का विस्तार हो रहा था। नए समूहों को जाति व्यवस्था में शामिल किया जा रहा था। और शासक वंशों की भूमिका, हरमन कुलके का क्षत्रियकरण का सिद्धांत। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय प्रमुख या जनजातीय सरदार अपनी सामाजिक स्थिति ऊंची करने और वैधता पाने के लिए क्षत्रिय वंशों से अपना संबंध जोड़ने लगे, क्षत्रिय रीति रिवाज अपनाने लगे। इसे कुलके ने क्षत्रियकरण या राजपूतीकरण कहा। इससे शासक वंशों का क्षेत्रीय विस्तार हुआ। तो इस एकीकरण का राज्य पर क्या असर पड़ा? असर ये हुआ कि राजवंश का जो केंद्रीय क्षेत्र था वहां नौकरशाही नियंत्रण मजबूत हुआ और धीरे धीरे एकीकरण के जरिए आसपास के इलाके भी राजनीतिक नियंत्रण में लाए गए। इसमें सामंतों, राजाओं, महामंडलेश्वरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी, लेकिन उन्हें विघटनकारी तत्व के बजाय एकीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा माना गया। इसका कोई उदाहरण? जैसे महाराष्ट्र में देवगिरी के यादवों के अधीन सिंगणापुर के भोसले सामंत थे, जो बाद में खुद एक बड़ी शक्ति बने। ये प्रक्रिया का हिस्सा था। इस मॉडल में धर्म और धार्मिक संस्थानों की क्या भूमिका है? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सामंतवाद और खंडीय राज्य मॉडल के बाद धर्म की भूमिका को ज्यादा बेहतर समझा गया। राजा अपनी सत्ता को वैधता दिलाने के लिए धार्मिक प्रतीकों और संस्थानों का इस्तेमाल करते थे। कर्मकांडीय संप्रभुत्व, रिचुअल सोवरेनिटी का विचार यहां भी आता है, लेकिन अलग संदर्भ में। कैसे? खासकर दूसरी सहस्राब्दी ईस्वी यानी 1000 एडी के बाद एक बदलाव दिखता है। अब राजाओं का संरक्षण केवल ग्रामीण ब्राह्मण बस्तियों, अग्रहारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बड़े बड़े शहरी मंदिर परिसरों और मंदिर शहरों, टेम्पल टाउन्स की ओर मुड़ गया। ऐसा क्यों? इन बड़े मंदिरों को दान देकर राजा ज्यादा बड़े पैमाने पर अपनी प्रजा के बीच वैधता हासिल कर सकते थे और अपनी कर्मकांडी संप्रभुता का प्रदर्शन कर सकते थे। मंदिर सामाजिक आर्थिक जीवन के केंद्र भी बन रहे थे। तो ये एकीकृत राजनीति मॉडल सामंतवाद और खंडीय राज्य दोनों से अलग है? हाँ, बिल्कुल अलग है। ये न तो राज्य को टूटता हुआ देखता है, न ही स्थिर खंडों में बटा हुआ। ये राज्य को बनता हुआ, एकीकृत होता हुआ देखता है। और ये भिन्नता इस बात पर निर्भर करती है कि हम भारतीय इतिहास में काल निर्धारण, पीरियडाइजेशन को कैसे समझते हैं। ये तो काफी दिलचस्प नजरिया है। अब आते हैं सेक्शन 13.4 पर, विकल्प, द ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ हम शायद शहरी पतन और भूमि अनुदान को एक नए नजरिए से देखेंगे। हाँ, कोशिश यही है कि भूमि अनुदान, अर्थव्यवस्था और शहरीकरण जैसी चीजों को सिर्फ पतन या सामंतवाद के चश्मे से ना देखकर राज्य व्यवस्था में हो रहे बदलावों से उपजी एक प्रक्रिया के रूप में समझें। और इसमें मौर्य साम्राज्य की जो नई समझ विकसित हुई वो भी महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। पुराना तर्क था कि मौर्य साम्राज्य टूटा तो विघटन हुआ और सामंतवाद आया। लेकिन अगर मौर्य साम्राज्य पहले से ही एक केंद्रीकृत इकाई नहीं था, बल्कि कई तरह की राजनीतिक संरचनाओं, जनजातीय मुखिया, स्थानीय प्रमुख, क्षेत्रीय शासक का एक सम्मिश्रण, एमैल्गमेशन था, विलय नहीं, तो फिर उसके पतन का मतलब विघटन नहीं होगा? सही, बल्कि ये कहा जा सकता है कि मौर्य वंश के कमजोर पड़ने से वो क्षेत्रीय शक्तियां जैसे दक्कन में सातवाहन, कलिंग में चेदी और मजबूत हो गई, जो पहले से ही विकसित हो रही थी। इसे एक रुकी हुई बढ़ोतरी, अरेस्टेड ग्रोथ की संभावना कम लगती है। और इसी संदर्भ में शहरीकरण की तीसरी लहर की बात आती है। बिल्कुल। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जिसे पहले शहरी पतन का काल माना जाता था, यानी प्रारंभिक मध्ययुगीन काल, उसी दौर में वास्तव में उपमहाद्वीप में शहरीकरण की तीसरी लहर, थर्ड वेव ऑफ अर्बनाइजेशन चल रही थी। तीसरी लहर?
पहली दो कौन सी थीं? पहली हड़प्पा सभ्यता और दूसरी महाजनपद काल और मौर्य सातवाहन काल। तो ये तीसरी लहर थी जिसके प्रमाण हमें मुख्य रूप से अभिलेखों और साहित्यिक स्रोतों से मिलते हैं। इसके उदाहरण कहाँ दिखती है ये लहर? ये लहर प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत में ज्यादा स्पष्ट दिखती है। कई नए नगरों, व्यापारिक केंद्रों, मंदिर शहरों का उदय हुआ। तो अगर तीसरी शहरी लहर चल रही थी तो फिर शहरी पतन का सिद्धांत? वो कमजोर पड़ जाता है, या कम से कम ये सवाल उठता है कि क्या शहरी पतन का कोई अखिल भारतीय सामान्यीकरण किया जा सकता है? शायद गंगा घाटी में कुछ पुराने शहर कमजोर पड़े हों, लेकिन क्या पूरे भारत में ऐसा हुआ? खासकर दक्षिण में तो उल्टा दिख रहा है। ये क्षेत्रीय भिन्नता बहुत महत्वपूर्ण है। क्या सिर्फ गंगा के मैदानों के साक्ष्यों के आधार पर पूरे भारत के लिए निष्कर्ष निकालना सही है? यही सवाल उठाया गया है। सामाजिक संरचना के मामले में भी यह सवाल उठता है। और एक और मुद्दा उठाया गया है, पशुचारण, पेस्टोरलिज्म का। इसका क्या महत्व है इस बहस में? देखिए, सामंतवाद और भूमि अनुदान अर्थव्यवस्था का मॉडल मुख्य रूप से कृषि आधारित समाज पर केंद्रित है, लेकिन भारत के कई बड़े इलाके ऐसे थे जहां पशुचारण का बहुत महत्व था। जैसे कि दक्कन। हाँ, दक्कन का पठार एक अच्छा उदाहरण है। हमें दक्कन के बड़े हिस्सों में उस तरह के व्यापक भूमि अनुदानों के प्रमाण कम मिलते हैं जैसे गंगा घाटी में मिले। हाँ, मंदिरों को अनुदान दिए गए, लेकिन व्यक्तिगत अधिकारियों या ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर राजस्व अधिकार सौंपने वाले अनुदान कम हैं। तो वहां की अर्थव्यवस्था कैसी थी? संकेत मिलते हैं कि अर्थव्यवस्था में पशुचारण का बड़ा योगदान था। यादव वंश, जो दक्कन का एक प्रमुख राजवंश था, उनका नाम ही पशुपालकों से जुड़ा है और कहा जाता है कि 14वीं सदी तक वहां राजस्व का बंटवारा भी बहुत निश्चित नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई क्षेत्र पशुचारण प्रधान है तो वहां किस तरह की भूमि अनुदान अर्थव्यवस्था होगी? क्या वहां भी सामंती सामाजिक संरचना का सामान्यीकरण वैध रहेगा? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है और इसी से जुड़ी एक और पहेली है पुरातात्विक साक्ष्यों की। वो क्या? MS माटे जैसे पुरातत्वविदों ने पश्चिमी महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा में कई जगहों पर खुदाई की। उन्हें वहां की बसावटों में एक अजीब सा अंतराल, गैप इन ऑक्यूपेशन मिला। अंतराल कब से कब तक? लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी से 13वीं शताब्दी ईस्वी के बीच। कई जगहों पर इस काल की परतें यहाँ तो मिलती ही नहीं या बहुत कमजोर मिलती हैं। पर ये तो वही समय है जब दक्कन के बड़े राजवंश चालुक्य, राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव फल फूल रहे थे। हाँ, यही तो पहेली है। इतिहास और साहित्य तो गौरवशाली राज्यों की बात करते हैं, लेकिन जमीन के नीचे उस दौर के निशान कम मिलते हैं। तो इसका क्या मतलब निकाला गया? एक संभावना ये जताई गई कि शायद ये समाज ज्यादा गतिशील था, पशुचारण आधारित था, इसलिए स्थायी बसावटों के निशान कम हैं। लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है। ये पुरातात्विक चुप्पी दक्कन की सामाजिक संरचना को समझने में एक बड़ी चुनौती है और सामंतवाद जैसे मॉडलों के सामान्यीकरण पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। तो इस खंड का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है कि प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में शहरी पतन, कृषि विस्तार, सामाजिक संरचना, इन सब सवालों का जवाब किसी एक सरल फॉर्मूले या मॉडल में नहीं दिया जा सकता। हमें क्षेत्रीय भिन्नताओं, अलग अलग आर्थिक आधारों, कृषि, पशुचारण, व्यापार और विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाओं को ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल। तो अब हम आते हैं यूनिट के सारांश, समरी 13.5 पर। हमने जो लंबी चर्चा की उसके मुख्य बिंदु क्या हैं? एक बुलेट स्टाइल ऑडियो सारांश हो जाए। जरूर। तो हमने देखा, पहला, प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में शहरी पतन एक बहुत बहस का विषय रहा है और ये सामाजिक संरचना व सामंतवाद की बहस से गहराई से जुड़ा है। दूसरा, RS शर्मा ने भारतीय सामंतवाद का एक विस्तृत और प्रभावशाली मॉडल पेश किया। इसकी मुख्य बातें थीं राजनीतिक विकेंद्रीकरण, भूमि अनुदानों से पैदा हुआ मध्यस्थ वर्ग, अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण, विमुद्रीकरण और किसानों की बढ़ती अधीनता व शोषण। तीसरा, शर्मा ने इसे कली युग के सामाजिक संकट से भी जोड़ा, जब वर्ण व्यवस्था बिगड़ने पर शासकों ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए भूमि अनुदान का सहारा लिया। चौथा, मुद्रीकरण में कमी यानी सिक्कों की कमी को व्यापार और शहरीकरण में गिरावट का बड़ा प्रमाण माना गया। हालांकि जॉन डेयल और आंद्रे विंक जैसे विद्वानों ने इस पर सवाल उठाए और वैकल्पिक व्याख्याएं दी। पांचवा, इस दौर में सामाजिक असमानता बढ़ी, जिसके कारण किसानों के विद्रोह हुए, जैसे बंगाल का कैवर्त विद्रोह। साथ ही तंत्र और भक्ति जैसी धार्मिक सांस्कृतिक धाराएं उभरी, जिनकी भूमिका जटिल थी। उन्होंने कुछ हद तक आवाज दी, पर शायद सामंती व्यवस्था को मजबूत भी किया। छठा,
हरबंस मुखिया ने स्वतंत्र किसान का तर्क देकर सामंतवाद मॉडल को सीधी चुनौती दी, जिससे एक लंबी बहस छिड़ी। राज्य की भूमिका और सामंतवाद के कालक्रम पर भी सवाल उठे। 7वां, मौर्य साम्राज्य की प्रकृति की नई समझ कि वो अत्यधिक केंद्रीकृत नहीं था, ने भी सामंतवाद की उत्पत्ति की पुरानी धारणा को बदला। 8वां, विकल्प के तौर पर बर्टनस्टीन ने दक्षिण भारत के लिए खंडीय राज्य सेगमेंट्री स्टेट मॉडल पेश किया, जिसमें दोहरी संप्रभुता और कर्मकांडीय आधिपत्य पर जोर था। हालांकि इसकी भी आलोचना हुई। 9वां, एक और महत्वपूर्ण मॉडल एकीकृत राजनीति इंटीग्रेटेड पॉलिटी का उभरा, जो इस दौर को विघटन के बजाय एकीकरण की प्रक्रिया के रूप में देखता है। इसमें क्षेत्रीयकरण, कृषि विस्तार और धार्मिक संस्थानों, खासकर मंदिरों की भूमिका को अहम माना गया। 10वां, शहरी पतन की धारणा पर भी शहरीकरण की तीसरी लहर के प्रमाणों और दक्कन जैसे क्षेत्रों में पशुचारण की प्रधानता और पुरातात्विक साक्ष्यों की कमी जैसे तथ्यों से सवाल उठे। ये क्षेत्रीय भिन्नताओं और किसी एक मॉडल को पूरे भारत पर लागू करने की समस्या को उजागर करते हैं। और अंततः निष्कर्ष यही है कि प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बेहद जटिल और विविध थी। इसे किसी एक सिद्धांत या खांचे में पूरी तरह फिट करना संभव नहीं है। हमें अलग अलग दृष्टिकोणों और क्षेत्रीय वास्तविकताओं को समझना होगा। बहुत बढ़िया सारांश। अब सेक्शन 13.6 में कुछ शब्दावली ग्लॉसरी दी गई है। एक दो महत्वपूर्ण शब्द देख लेते हैं, जैसे विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन। हाँ, विमुद्रीकरण का सरल अर्थ है वो प्रक्रिया जिसमें अर्थव्यवस्था मुद्रा यानी सिक्कों या नोटों के माध्यम से होने वाले लेन देन से दूर चली जाती है और वस्तु विनिमय या अन्य तरीकों पर निर्भर हो जाती है। हमारे अध्ययन काल में सिक्कों की कथित कमी को इसी विमुद्रीकरण और फिर शहरी पतन का संकेत माना गया था। और कुछ शब्द जैसे सामंत, महासामंत। सामंत मतलब अधीन शासक या बड़ा जमींदार, महासामंत उससे भी बड़ा। वर्ण संकर मतलब वर्णों का मिश्रण, जिसे सामाजिक व्यवस्था के टूटने का प्रतीक माना गया। भूमि अनुदान मतलब राजा द्वारा जमीन दान देना, अक्सर राजस्व और प्रशासनिक अधिकारों के साथ। खंडीय राज्य मतलब स्टीन का मॉडल, जहां सत्ता खंडों में बटी हो। एकीकृत राजनीति मतलब राज्य निर्माण को एकीकरण की प्रक्रिया मानने वाला मॉडल। कैवर्त बंगाल के विद्रोही समूह। क्षत्रियकरण मतलब स्थानीय प्रमुखों का क्षत्रिय पहचान अपनाना। बहुत अच्छे। सेक्शन 13.7 में कुछ अभ्यास एक्सरसाइजेज है, जैसे सामंतवाद के पक्ष विपक्ष में तर्क या सामंतवाद और शहरी पतन का संबंध। ये श्रोताओं के सोचने के लिए अच्छे बिंदु हैं। बिल्कुल, ये बहसें इस सोचने पर मजबूर करती हैं। तो अब हम इस चर्चा के समापन आउटरो की ओर बढ़ते हैं। आज हमने यूनिट 13 के जरिए प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत की एक बहुत ही उलझी हुई तस्वीर को समझने की कोशिश की। शहरी पतन, कृषि विस्तार, भूमि अनुदान, मध्यस्थ और सबसे बढ़कर सामंतवाद की बहस। हमने देखा कि कैसे इतिहासकारों ने इस दौर को समझने के लिए अलग अलग चश्मे इस्तेमाल किए, सामंतवाद का, खंडीय राज्य का, एकीकृत राजनीति का, और कैसे शहरी पतन का मुद्दा इन सभी बहसों के केंद्र में कहीं न कहीं रहा है। ये समझना क्यों महत्वपूर्ण है, खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए। देखिए, इतिहास कोई सीधी रेखा नहीं है। ये बहसें दिखाती हैं कि कैसे साक्ष्य वही रहते हैं, पर उनकी व्याख्या बदल सकती है। कैसे नए साक्ष्य पुरानी धारणाओं को चुनौती दे सकते हैं। अतीत को समझने के लिए लगातार आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है। और यूपीएससी के लिए? यूपीएससी के लिए इन विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना सिर्फ फैक्ट्स याद करना नहीं है, यह आपके विश्लेषणात्मक कौशल को विकसित करता है। जब आप किसी मुद्दे पर अलग अलग मतों को समझते हैं, उनके तर्कों को परखते हैं, तो आप किसी भी विषय पर एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना सीखते हैं। ये प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू हर जगह काम आता है। आप सतही निष्कर्षों से बचते हैं। सही कहा। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ते हैं। जरूर। क्या हम शहरी पतन को हमेशा एक नकारात्मक घटना के रूप में ही देखें, या ये एक बड़े सामाजिक आर्थिक बदलाव का सूचक था, जिसने शायद क्षेत्रीय संस्कृतियों और राज्यों के उदय के लिए जमीन तैयार की? क्या जिसे हम पतन कह रहे हैं वो असल में एक संक्रमण था, एक नए युग की आहट थी? बहुत अच्छा सवाल है। इस पर विचार जरूर करना चाहिए। तो उम्मीद है प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत के इस जटिल अध्याय पर ये गहरी चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। इस विषय पर और स्पष्टता के लिए इसे दोबारा जरूर सुनें। हाँ, ये ऐसे विषय हैं जिन्हें बार बार समझने की जरूरत पड़ती है।
और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो कृपया सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, अपने साथी अभ्यर्थियों के साथ शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय या सवाल जरूर बताएं और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। सुनते रहिए सुन लो यूपीएससी। धन्यवाद। धन्यवाद।